तुमच्या सर्वांचं वेणुधुनीच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत आहे. थँक्यू. आजचा आपला विषय आहे न्यूट्रिशन अँड जेंडर सेन्सिटायझेशन. या विषयावरती प्रत्येक जण आपापलं मत सांगणार आहे. तर सर्वात आधी मी नीता मॅमना प्रश्न विचारते की स्त्री आणि पुरुष ही जी समानता आहे हा स्त्रीचा प्रश्न नसून ती एकंदरीतच मानवी सगळी जी ह्युमन बिईंग्स आहेत त्यांची समस्या आहे आणि त्याचा परिणाम आपल्या सर्वांवरतीच होत असतो. तर लैंगिक अडथळे दूर करण्यासाठी चांगलं पोषण महत्वाचं आहे आणि पुरुष आणि स्त्रिया या दोघांनाही ह्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी पौष्टिक आहाराची खूप गरज असते. परंतु आम्ही असं ऐकून आहोत की पुरुषांना म्हणजे स्त्रियांपेक्षा जास्त खाण्याची आवश्यकता असू शकते का आणि पुरुष आणि स्त्रियांसाठी पौष्टिक गरजा कशा वेगळ्या असू शकते? थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट क्वेश्चन. पौष्टिक गरजा थोड्या वेगळ्या असू शकतात कारण पुरुषांचा जो बांधा असतो तो जरा मोठा असतो. सो साहजिकच त्यांना जरा जास्त खायची गरज असते. जास्त पोषण असं मी म्हणणार नाही, प्रमाणात थोडी वाढ असू शकते. पण पोषण हे सगळ्यांना एकच आहे, स्त्री असो किंवा पुरुष असो. आपण आपले जे खाण्याचे घटक असतात म्हणजे जसं कर्बोदक, प्रथिनं आणि स्निग्ध पदार्थ जे असतात ते सगळे तशा रेशोमध्ये जर पाहिले तर प्रमाणामध्ये सगळ्या दोघांनाही लागतात. पण एक फरक असा असतो की स्त्रियांचं जे आयुष्य असतं ते एकाच तऱ्हेचं नसतं पुरुषांसारखं. बरेच टप्पे आपण गाठत असतो. हो ना. आता ते टप्पे असे असतात की एक तर तिला जेव्हा पहिली मासिक पाळी येते त्याला आपण प्युबर्टी म्हणतो तेव्हा थोड्या गरजा वेगळ्या असतात. आणि मग स्त्री जेव्हा आई होते तेव्हा तिच्या गरजा थोड्या वेगळ्या असतात. आणि त्याच्यानंतर मासिक पाळी जेव्हा बंद होते त्याला आपण मेनोपॉज म्हणतो त्यावेळेला परत गरजा वेगळ्या असू शकतात. आणि मग जशी बाई वयस्कर होते तसे तिचे हाडं ठिसूळ जास्त होतात पुरुषांपेक्षा. कारण बायकांमध्ये स्नायू जे असतात म्हणजे मसल मास जो असतो तो कमी असतो आणि त्या कारणाने बरेच प्रॉब्लेम्स येऊ शकतात. आणि मासिक पाळी एकदा बंद झाली की हार्ट अटॅक्स म्हणा किंवा डायबिटीस होण्याची शक्यता जास्त वाढते, जी कमी असते खरं तर मासिक पाळी चालू असताना. आणि म्हणूनच अशा वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये वेगवेगळे पौष्टिकतेचे जे डेफिनेशन्स असतात ते वेगळे असू शकतात. आणि म्हणूनच पुरुषांपेक्षा कमी किंवा जास्त असा हा प्रश्न नाही आहे. प्रश्न असा आहे की ती कुठल्या टप्प्यात आहे, तो टप्पा त्या टप्प्याची जाणीव करून घेऊन त्याप्रमाणे तिला ते पोषण मिळालं पाहिजे हे महत्वाचं आहे. म्हणजे तिचे सगळेच टप्पे व्यवस्थित अगदी म्हणजे पोषण चांगलं असून तिचे सगळे जी कार्य तिला करायचे असतात ते सगळं व्यवस्थितपणे पार ती पाडू शकते. सो हे लक्षात घेतलं पाहिजे की प्रत्येक टप्प्यातल्या गरजा वेगळ्या असू शकतात. बरोबर. म्हणजे टप्प्यानुसार तिची जी तिला जे हवं असतं पौष्टिक आहार असेल किंवा इतर आणि काही गोष्टी असतील तर त्या बदलत जातात. आणि त्याची जाणीवपूर्वक बदल केली पाहिजे आणि तिला तिची जाणीव असायला पाहिजे. आणि तिचे जे वैद्यकीय सल्लागार असतात त्यांना पण ती जाणीव व्यवस्थित झाली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे तिला ते मिळत गेलं पाहिजे. त्याच्या जोडीला आणखीन एक प्रश्न मी तुम्हाला विचारेन की ठीक आहे म्हणजे 25 वर्षापर्यंत आपल्याला कुठल्याही आजाराची जाणीव नसते किंवा कुठलाही त्रास होत नाही आणि आता अलीकडं 30 नंतर बऱ्याच गोष्टी म्हणजे होत जातात, बरेच शारीरिक बदल होतात किंवा शारीरिक समस्या वाढतात, अनेक आजारांना आपण सामोरं जातो. आता तुम्ही डायबेटिक स्पेशलिस्ट आहात तर त्या अनुषंगानं म्हणजे डायबिटीजचं प्रमाण सुद्धा वाढलेलं आहे सध्या. 30ला स्टार्ट होतं असं आम्ही ऐकून आहोत. अगदी बरोबर आहे. खूप कमी वयात हे आम्ही ह्याला नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस किंवा लाईफस्टाईल डिसीजेस असं नाव दिलेलं आहे. म्हणजेच काय की जीवनशैली व्यवस्थित नसल्यामुळे आलेले आजार त्याला आपण लाईफस्टाईल डिसीजेस किंवा जीवनशैली असे डिसीजेस आपण म्हणतो. तर त्या अनुषंगाने आपण 30 इयर्सला म्हणजे 30 मध्ये पाऊल टाकल्यानंतरच आजकाल इस्पेशली भारतीय स्त्रियांमध्ये हे लवकर येण्याची शक्यता खूप जास्त असते. म्हणूनच आपण खूप लवकर त्याचं स्क्रीनिंग करावं लागतं. स्क्रीनिंगचा अर्थ काय की ह्या सगळ्या काही रोगांची काही लक्षणं येत नाहीत. लक्षणं येत नसल्यामुळे ते आपल्या मध्ये आलेले आहेत हे कळणंच शक्य नाही कित्येक वर्ष.
पण ते लवकर जर कळले तर आपण त्याच्याबद्दल काहीतरी करू शकतो, त्याचं व्यवस्थापन व्यवस्थित होऊ शकतं. आणि म्हणूनच स्क्रीनिंग केलं जातं हे सायलंट डिसिजेसनं. अच्छा. सुप्त रोग जे असतात ज्याला आपण सायलंट डिसिजेस म्हणतो, सुप्त रोगांचं आपण स्क्रीनिंग करतो म्हणजे ते लवकर लक्षात येईल. जसं की डायबिटीस, ब्लड प्रेशर, कॅन्सर, हार्टचे प्रॉब्लेम्स, हे सगळे सुप्त राहू शकतात. आणि म्हणूनच त्याचं स्क्रीनिंग केलं जातं आणि ते लवकरात लवकर स्टार्ट करावं, वर्षातून एकदा तरी हे निदान व्हावं. अच्छा. मी परत तुमच्याकडे येते. आता नेक्स्ट क्वेश्चन मी सुप्रजा मैडम ने विचारें. आप एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, तो न्यूट्रिशन में जेंडर इक्वलिटी अगर होती है तो कैसे एड्रेस कर सकते हो उसको? जेंडर इनइक्वालिटी Inequality, एक्चुअली हम okay. उस बारे में बात करेंगे. तो बहुत बार ये कहा जाता है और ये सदियों से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आज का मुद्दा है, ये सदियों से ये आ रहा है कि औरतें जो है या लड़कियां जो है वो कम खाना खाती है या फिर उन्हें आखिरी में खाने के लिए बोला जाता है कि पूरा परिवार खाने के बाद उसके बाद फिर लड़की या औरत खाएगी. औरत खाना बनाती है पर वो खुद नहीं खाती है और बचा कुचा बहुत बार वो जो लेफ्ट ओवर्स जो रहता है वो खा लेती है. तो उससे क्या होता है कि एक बचा कुचा खाने में कितनी पौष्टिकता है, क्योंकि वो लेफ्ट ओवर्स है. और बहुत बार औरतें खुद ये करती है कि मेरा बच्चा खा लेगा, मेरा फैमिली पूरा परिवार खा लेगा, उसके बाद मैं खाऊंगी. ये औरत के दिमाग में भी बिठाया गया है. तो ये बहुत इनइक्वालिटी क्रिएट करता है कि जो पौष्टिकता मिलनी चाहिए औरत को वो नहीं मिलती है. और ये दो तरीके से देखा जाता है. लास्ट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये होता है कि जो लेफ्ट ओवर्स होता है जिसमें शायद न्यूट्रिशन हो, मतलब पौष्टिकता हो या नहीं हो, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है. करेक्ट. दूसरा जो चीज है, जो औरत या जो बच्चे हैं, मतलब जैसे लड़कियां हैं, जैसे बड़ी हो रही है, उन्हें ये बोला जाता है कि आप लड़की हो, आपको कम खाना चाहिए, आपको मतलब आपके भाई को ज्यादा खाना चाहिए. तो ये बहुत इनइक्वालिटी पैदा करती है. मतलब मेरे ख्याल से ये बातें बोली नहीं जाती, बट हम जब ट्रीटमेंट देते हैं बच्चों को या फिर घर में जो जेंट्स लेडीज होते हैं उनको जब ट्रीटमेंट देते हैं तो ही ट्रीटमेंट वैसी मिलती है कि एक को कम ज्यादा परोसा जाए या फिर एक को कम परोसा जाए, लड़कियों को लेडीज को कम डाला जाए और जेंट्स को थोड़ा अच्छा जो पौष्टिक रहता है सभी वो दिया जाए. ऐसे ऐसा एक होता है जो हमारा बर्ताव है, बिहेवियर जो है घरों में वो होता है. बट ये एक्चुअली स्पेशली रूरल पॉपुलेशन, मतलब हमारे गाँव में क्या है, ये एक्चुअली पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है बचपन से कि तुम लड़की हो, तुम औरत हो, तुमको लास्ट में करना चाहिए, तो तुमको खाना बाद में, तुम्हारे भाई के बाद. क्योंकि लोगों को लगता है कि औरत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं करती है, वो सिर्फ खाना बनाती है, बच्चों की देखभाल करती है. बट जैसे डॉक्टर नीता ने बोला, अलग अलग आयु में, मतलब वो जैसे प्यूबर्टी है या फिर मिडिल एज है या फिर मेनोपॉजल है, ये हर आयु के लिए औरत का जो रिक्वायरमेंट है पौष्टिकता की वो अलग होती है. करेक्ट. तो अगर वो सेहतमंद खाना नहीं खाएगी, पौष्टिक आहार नहीं लेंगी, तो उनका सेहत तो खराब होगा. बट ये भी हम भूल जाते हैं कि औरत के बल पे पूरा परिवार खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है. एग्जैक्टली. तो ये जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मतलब इन औरत अपना जो पौष्टिकता है उसको अगर कम कर लेती है तो फिर पूरा जो परिवार है वो बीमार ज्यादा पड़ती है, तो परिवार का देखभाल नहीं हो पाता है, बच्चों की देखभाल नहीं हो पाता है. दूसरा क्या है, गर्भवती महिला. ये प्रैक्टिस सिर्फ मतलब जो बच्चे हैं उनमें ही नहीं, पर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें भी होता है. तो उनसे क्या होता है कि पौष्टिकता कम मिलती है उनको, तो वो बच्चे को जो कैरी कर रही है वो बच्चे को भी पौष्टिकता कम मिलती है. इससे क्या होता है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, मतलब मानसिक और शारीरिक विकलांगताएं बहुत सारी आ सकती है. तो जेंडर इनइक्वालिटी ये भेदभाव करने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है. और अगर औरत हेल्दी ना हो, मतलब औरत अगर स्वस्थ ना हो, तो फिर पूरे समाज में जाके इम्पैक्ट करता है, ना सिर्फ उसके हेल्थ पे. अच्छा. तो जैसे डॉक्टर नीता हमें बता रही थी कि 30 to 40 एज में जो हमारा लाइफस्टाइल रहता है वो भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो पौष्टिक आहार जो हम लेते हैं उसमें भी कुछ बदलाव चाहिए. तो आप एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होते हुए और मेरे ख्याल से आप लाइफस्टाइल चेंजेस के भी बारे में एडवाइस देती हैं, तो आप क्या बताएंगे? एंड
एंड ये वाइल 30 to 40 मतलब 30 से 40 की उम्र का डेफिनेटली ज्यादा महत्व है, बट मेरा ये मानना है कि बचपन से ही हमें हेल्दी हैबिट्स जो है, जो जिस तरह का खाना है या जिस तरह का सोना है, जिस तरीके से हमें रहना है, ये सारी चीजें जो है वो बचपन में ही इनकलकेट मतलब धीरे धीरे ये बोलना जरूरी है। क्योंकि बच्चे कैसे है कि पेरेंट्स जो करते हैं वही चीज वो इम्बाइब करते हैं, मतलब वही चीज वो फॉलो करते हैं। और न्यूट्रिशन जो है अलग अलग उम्र में अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे अनीमिया ना आए तो आयरन थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, बट आयरन का अब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट होती है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, ये बहुत मुश्किल है कहना कि सिर्फ ये वाला न्यूट्रिशन लेना है या कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेना है कि या फैट लेना है या प्रोटीन लेना है, इस उम्र के लिए इतना ही लेना है। ये बहुत ऐसा आइसोलेट करके बात करना बहुत मुश्किल है। बट 30 से 40 की उम्र और उसके आगे जो है, इनफैक्ट मैं तो अभी बोल रही हूँ कि टीनेज ईयर्स से ही, क्योंकि बहुत सारे जैसे इन्होंने बोला, डॉक्टर नीता ने बोला कि एनसीडीज जो डायबिटीज हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम्स है वो आजकल हम टीनेजर्स में और 20 साल की उम्र के लोगों में भी देख रहे हैं। और ये हमारे बिल्कुल लाइफस्टाइल की वजह से ही। तो जैसे हम लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं कि मतलब जो बना बनाया रेडीमेड चीजें खा रहे हैं, कि हमें चिप्स अच्छे लगते हैं, नमकीन अच्छे लगते हैं, हम उसमें पौष्टिकता नहीं है, स्वाद है पर उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो ये सारा जो अवेयरनेस जो है ना वो हमें बहुत कैसे बोलते हैं कि इसको बोलना जरूरी है, कम्युनिकेट करना जरूरी है हर उम्र के लिए, नॉट जस्ट कि मतलब बच्चों में या टीन्स में या अडल्ट्स में, बट पोस्ट 30 जैसे मसल मास लूज होता है, पोस्ट 40 यू फील की मतलब न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स थोड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि पीपल आर वुमेन, औरतें या क्या बोलते हैं वो, दे गेटिंग इनटू अ मोर ओल्डर स्पेस, मेनोपॉजल एज पे पहुंच रहे हैं 40 प्लस एंड 45। आजकल तो पेरी मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, ये और भी फेजेस है बिफोर एक्चुअल मेनोपॉज। पहले तो ये सारे टर्म्स यूज नहीं होते थे। तो इस दौरान लाइफस्टाइल में इसलिए बात करती हूँ कि न्यूट्रिशन एक एस्पेक्ट है, बट जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा दादी जो थे वो बहुत फिजिकली मेहनत करते थे, तो बट हम लोग आजकल वैसा नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहीं पे, जैसे मसल मास नहीं लॉस होना, तो इसके लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लेके आना, या फिर खाने के साथ साथ अपने स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करना, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है जब लाइफस्टाइल चेंजेस की बात हो रही है। कितने बजे सोते हैं, कितना सोते हैं, तो हर एस्पेक्ट को ध्यान में रख के फिर चेंजेस, जैसे डॉक्टर नीता ने बोला ना, लाइफस्टाइल लेवल पे चेंजेस करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं फिर से आऊंगी आपके पास। अभी डॉक्टर मुबशिर मैम को मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आजकल हम बहुत हिडन हंगर के बारे में सुन रहे हैं, तो एक्चुअली होता क्या है? बहुत अच्छा पूछा मनीषा। सभी बात करते हैं कि क्या खाना चाहिए, और पता है सबको प्रोटीन्स खाओ, थोड़े फैट्स लो, थोड़ा विटामिन्स लो, मगर ये सब पौष्टिक आहार जब हम खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक खाइए, इनको एब्जॉर्ब होने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा। उनकी कमी जो है हमारे बॉडी में, तो फिर हम कितना भी अच्छा खाना खा रहे हो मगर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हमारा लेटेस्ट NFHS डेटा रिलीज हुआ है उसके हिसाब से इंडिया के 60% बच्चे अनीमिक हैं, मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे। तो इसलिए भारत मुक्त अभियान, अनीमिया भारत मुक्त अभियान शुरू हुआ है। NFHS ये भी कहता है कि 62% जो है विटामिन A डेफिशिएंसी है बच्चों में, 31% में आयोडीन डेफिशिएंसी है। तो ये जो छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें को बोलते हैं पौष्टिक आहार में, ये आपके खाने में ट्रेस एलिमेंट्स होती हैं। अगर ये आपकी बॉडी में नहीं है तो आप कितना भी अच्छा खाना खा रहे हो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, आप हेल्दी नहीं होंगे, आपका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। इसे हिडन हंगर कहा जाता है कि अब बहुत फोकस है कि इन चीज़ों पे भी कि ये चीज़ें भी आपके आहार में होनी चाहिए, ताकि आप जो खा रहे हो वो आपको लगे, जो कहते हैं ना हम लोग कि तंदुरुस्त लगना चाहिए आपके शरीर को,
तो वो लगे आपको, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो सभी कहेंगे आयरन खाओ अनीमिया है, तो आप खजूर खाइए, गुड़ खाइए, मगर अगर आप सिट्रिक फ्रूट्स जैसे कि नींबू पानी पीजिए या ऑरेंज, ये सब नहीं खा रहे, विटामिन सी नहीं है तो वो आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, आप अच्छा। कितना भी खाओ। तो इन बातों पे भी चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, और ये सब समाज को, लोगों को पता चलना चाहिए कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारा पौष्टिक आहार जो है वो पौष्टिक नहीं रह जाता है, वो Correct. लगता नहीं है हमको। तो ये इसे अभी हिडन हंगर कहते हैं, और इंडिया अदरवाइज पूरा वर्ल्ड भी इस वक्त बहुत फोकस कर रहा है इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करने के लिए। यानी कि इतने बार इसके बारे में जितना सोचा जाए उतना डीप टॉपिक है ये। हाँ, यानी ऊपर ऊपर का हम जो बोलते हैं पौष्टिक आहार ये है, स्प्राउट्स खाओ या फिर वेजिटेबल खाओ, उतने में वो सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आपके खाने में कमी जो बोलते हैं ना रह जाती है, तो ये बहुत ध्यान है। अब देखिए गवर्नमेंट ने आयोडाइज सॉल्ट बहुत पहले शुरू किया, मगर अभी भी गाँव में वो रस्ते वाला मोटा नमक खाते हैं, तो आयोडीन की कमी हो गई है। हमने एक सर्वे किया हमारे डिपार्टमेंट से, जहाँ हमने थोड़े रूरल पार्ट्स ऑफ बेलगाम के ही दूर दराज इलाकों से दुकानों से नमक जस्ट बोला बच्चों को जाके नमक खरीद के लाओ, तो हम बहुत सरप्राइज थे कि मोटा नमक अभी भी इस्तेमाल होता है। अगर वो दुकानों पे बिक रहा है तो घरों में जा रहा है। तो और ये आयोडीन डेफिशिएंसी तो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वैसे ही अब अनीमिया मुक्त भारत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से सब कुछ कर रही है, मगर जैसे डॉक्टर नीता और मिस पूजा ने कहा कि हमको हमारा बिहेवियर चेंज करना है, हमारे लाइफस्टाइल बिहेवियर, और ये जानकारी के साथ क्या कैसे खाना है वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ही जरूरी हो गया है आजकल के दिन में कि हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं, और यहाँ तक कि हम वो कुकिंग कैसे कर रहे हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। तो वहाँ भी मेन पार्ट है कि हम अगर अच्छी तरह से कुक नहीं कर रहे तो वो मतलब कितना भी हम पौष्टिक बनाएं वो बॉडी तक पहुँचेगा ही नहीं। इसका मतलब कि ये जो हमारी आज की चर्चा है तो उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए, बहुत ही कम समय में ये सभी टॉपिक खत्म होना मुश्किल है। सर मी तुमच्यासाठी एक विचारेन की स्पेक्ट्रमच्या एका बाजूला अशी मुलं आहेत ज्यांना विविध समस्यांमुळे योग्य पोषण मिळत नाही, आणि दुसऱ्या बाजूला अशी आहेत की ज्यांना पोषण तर मिळतं परंतु त्यांच्या ज्या विशेष गरजा असतात त्या फुलफिल होत नाही। म्हणजे जन्मताच त्यांचे फाटलेले होठ असतील किंवा आणखीन काहीतरी समस्या असतील, किंवा ती फाटलेल्या म्हणजे त्या मुलांची अशी एकंदरीत प्राथमिक जी गुंतागुंत असते किंवा आहारामध्ये काहीतरी डेफिशियन्सी असते, ते सगळं पूर्ण होत नाही। तर अशा मुलांसाठी काय सांगाल तुम्ही? त्या तुम्ही ज्या प्रश्न उठवला आहे तिथं की मुलामध्ये काही काही व्यंग असतात किंवा काहीतरी दोष असतात ज्याच्यामुळे जे पोषण त्यांचं बरोबर होत नाही, त्याच्या आधी ह्याचं कारण काय आहे ते जाणून घेणं पण तितकंच आवश्यक आहे। तर आम्ही ह्या मुलं असं जन्मतः बरेचसे व्यंग असतात, ते कशामुळे होतात? एक मुख्य कारण हे पण आहे की आईमध्ये जेव्हा हे डेफिशियन्सी असतात किंवा पोषणामध्ये काही कमी असतात तेव्हा असे मुलं जास्त जन्मतात। आईमध्ये फोलिक ऍसिड, झिंक, विटामिन B12 हे काही जे अंश आहेत त्यांच्या जेवणामध्ये कमी असताना आणि त्यांच्या देहामध्ये कमी असताना ते पण जेव्हा गर्भधारण वगैरे होते आणि त्या वेळेला जेव्हा हे कमी असतं त्यावेळेला हे मुलं जे जन्म व्हायचे चान्सेस असतात हे वाढतात। हे एक मेन कारण आहे ते व्यंग उद्भवण्यासाठी। दुसऱ्या तर्फे आपल्याकडे हे मुले आहेत जी चॅलेंज आहेत, स्पेशली चॅलेंज। तर क्लेफ्ट लिप पॅलेट हे एक चॅलेंज आहे। त्याच्या व्यतिरिक्त आणि बरेचसे असे मुलं असतात जे बरोबर व्यवस्थित जीवू शकत नाहीत, गिळू शकत नाहीत, काही नाही तर काही कारण असतं। स्पेसिफिकली हे क्लेफ्ट लिप पॅलेट किंवा फाटलेले होठ आणि फाटलेले टाळू जे आहे त्या मुलांबद्दल बोलायचं असलं तर प्रथम म्हणजे हे जी मुलं आहेत, टाळू जेव्हा फाटलेला असतो ते आईचं स्तनपान सुद्धा व्यवस्थित करू शकत नाही, आणि अशा मुलांना ज्या वेळेला ते स्तनपान व्यवस्थित करू शकत नाही त्यावेळेला त्यांना वरचं दूध पाजवा किंवा काहीतरी वरचं काहीतरी पाजवा, दुधामध्ये पाणी मिसळून देणं, हे सगळे प्रॅक्टिस सुरू होतात।